चलो जी। तो आज हम लोग समझेंगे अर्थ, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, तो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं है ना, पेडागोजी का सेक्शन मैथमेटिक्स में, उसका अर्थ क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी शिक्षा पद्धति का जो अर्थ है, उद्देश्य है, पाठ्यक्रम है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग पेडागोजी की बात कर रहे हैं और गणित से रिलेटेड पेडागोजी की बात कर रहे हैं, तो गणित से संबंधित ही हम लोग बात करेंगे। ठीक, चलिएगा। यहाँ देखो, सबसे पहले गणित का अर्थ समझते हैं। गणित में जनरली आप देखो यहाँ पर जो लिखाई गई है कि गणित का सामान्य अर्थ गणना का विज्ञान है, मतलब जिसमें हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं। गणना का मतलब गिनती वाला काम करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, वो गणित कहलाता है ना। इसकी पद्धति तार्किक है। ठीक है, तार्किक कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, गणित जो है ना, तर्क से चलता है ना, लॉजिक से चलता है। लॉजिक से चलने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि 2 पेन का दाम 10 टका है, तो 1 पेन का दाम कितना होगा, तो आप अंदाजा लगाते हैं कि मतलब लॉजिक लगाते हैं कि 2 का 10 है तो 1 का 5 होगा, है ना। सेम टाइप का कलम है, तो ये लॉजिक के तहत हम 1 पेन का दाम बता पाए। तो गणित जो चलती है लॉजिक से चलती है। ठीक है, तो लॉजिकल चलती है। अब उसी तरह से लॉजिक से और भी बातें जैसे हैं, यहाँ लिख दिया गया है 2 लिख दिया, 4 लिख दिया गया, यहाँ पर डॉट डॉट लिख दिया, फिर 8 लिख दिया। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। 2 के बाद 4 आया है ना, 4 के बाद क्या आएगा, फिर 8 आएगा। देखो हम देख रहे हैं कि 2 आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, 2 आगे बढ़ा रहे हैं, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 6, 6 के बाद 8, है ना। तो ये लॉजिक के तहत हम यहाँ 6 लिख पाए। तो गणित जो है ना, ये लॉजिकल भाषा है। गणित में हम लोग लॉजिकल चीज को पढ़ते हैं, है ना। लॉजिक के तहत कोई भी चीज होता है, इसकी प्रकृति तार्किक है, मतलब तर्क के द्वारा। गणित में जो भी काम होता है तर्क के द्वारा, बिना तर्क के द्वारा कुछ भी नहीं होता, है ना। सब कुछ का तर्क है ना, लॉजिक है। कोई भी चीज लिखेंगे उसका लॉजिक है। गणित संख्या, स्थान और मापन का विषय है। गणित में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 + 3, 3 + 4, 2 × 4, 5 × 6, है ना। ऐसे संख्या का, है ना, गणित में क्या करते हैं, संख्या के बारे में पढ़ते हैं और स्थान के बारे में पढ़ते हैं, है ना। स्थान जैसे आप लोग जैसे गूगल मैप आप देखते हैं, है ना, तो गूगल मैप में हम स्थान के बारे में देखते हैं, ये इधर कहाँ पर है, क्या है, नहीं है ना। प्लेस के बारे में भी समझते हैं, स्थान के बारे में भी समझते हैं और मापन का विषय, मापन के बारे में भी समझते हैं कि कोई भी चीज़ आप सब्जी लेने जाते हैं, 1 kg का सब्जी है, कोई भी चीज़ लेते हैं, मापन करते हैं, तौल करके देखते हैं 1 kg है, 2 kg है, 1 लीटर है, 5 लीटर है ना। तो गणित में जो है हम लोग संख्या के बारे में पढ़ते हैं, कोई स्थान के बारे में पढ़ते हैं कि ये स्थान कहाँ लोकेट है ना, इसका डायरेक्शन क्या है, मतलब दिशा क्या है। ठीक है, और मापन का विषय है ना, मापन का भी विषय, मतलब मापते हैं गणित में जो भी चीजें हैं। अब मापने का काम जो है गणित में ही होता है जनरली, है ना। 1 kg, 2 kg, 5 kg, 1 किलोमीटर लंबाई को भी मापते हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जो भी है। ठीक, जिसकी सहायता से परिमाप, दिशा, स्थान इत्यादि का भलीभांति बोध होता है। हम लोग जो है संख्या से, स्थान से और मापन से, मापन का विषय है गणित, और इसके जरिए से हम लोग परिमाप, परिमाप का मतलब कोई चीज कितना ज्यादा है। ठीक है, परिमाप का मतलब कोई भी चीज कितना ज्यादा है। जैसे बोलते हैं कि 2 लीटर दूध है ना, तो परिमाप, दूध का परिमाप कितना है, 2 लीटर है ना। मान लेते हैं कि आलू है, 1 kg का आलू है, तो 1 kg वो परिमाप हुआ, है ना। तो परिमाप का मतलब कोई भी चीज कितनी संख्या में है, कितना है ना, तो वो परिमाप कहलाता है। ठीक है जी, तो हम लोग जो है जिसकी सहायता से परिमाप के बारे में, दिशा के बारे में, ठीक है, और स्थान जैसे डायरेक्शन है, दिशा और दूरी, है ना। जैसे आप लोग जब आप बीपीएससी की तैयारी करोगे तो वहाँ एक चैप्टर आता है दिशा और दूरी, है ना। तो हम लोग दिशा के बारे में पढ़ते हैं कि भैया मोहन जो है 5 किलोमीटर इधर चला, फिर उसके बाद दक्षिण की तरफ मुड़ा, फिर उत्तर की तरफ मुड़ा। इस तरह की बात हम लोग करते हैं कि अंततः वो कितना दूरी चला, तो उसके बारे में हम लोग दिशा के बारे में भी पता करते हैं। ठीक है ना, स्थान के बारे में भी भलीभांति बोध होता है इससे। ठीक है, कोई भी स्थान कहाँ पर है, कितना दूरी पर है, इसके बारे में भलीभांति बोध होता है। ठीक, जीवन की संख्यात्मक और गणनात्मक समस्याएं हल होती है ना। तो इसमें जो है जीवन में जो भी संख्या वाला चीज होता है, ठीक है, जो भी संख्या वाला चीज होता है या गणना करने वाला चीज होता है, 1 2 3 4 20 चीज है, 50 चीज है, इसमें हम लोग मैथमेटिक्स के जरिए से ही ये काम करते हैं। ठीक है, गणितीय अवधारणाओं की सहायता से हम कठिन समस्या को भी सरल बना सकते हैं। गणित मानव जीवन का सच्चा आधार है। ठीक है, बोल रखे हैं कि गणितीय अवधारणाओं, गणितीय कॉन्सेप्ट, गणित का जो लॉजिक है ना, जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा, उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग बड़ी बड़ी चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं ना। मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 1 kg का दाम जो है, कोई भी चीज है, 1 kg के दाम 12 रुपया है ना, तो 50 kg का कितना दाम होगा, तो 12 × 50 खट से निकाल लेते हैं। तो ये चीजों को आसान कर देता है ना। नहीं तो आप 1 kg का दाम 10 रुपया है, तो 50 kg का दाम तो 10 + 10 + 10 50 बार जोड़ना पड़ेगा, तो ये फिर उस हिसाब से बताना पड़ेगा। तो गणित जो है इसको आसान कर देता है। ठीक, चलिएगा, थोड़ा सा है और परिभाषा जो अलग अलग वैज्ञानिक जो है अलग अलग तरीके से दिया है। ठीक है, ये पीडीएफ आपके मतलब आपको ग्रुप में भी भेज दिए हैं, एक बार निकलवा भी देंगे। ठीक है, इसमें मेनली जो है पेडागोजी वाले सेक्शन में जो है ना 4 अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, 4 अलग अलग कंटेंट्स हैं, चारों को हम जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे, दिक्कत नहीं है। बाकी कंटेंट से रिलेटेड जो भी पेडागोजी तो कंटेंट के साथ ही चलते रहता है। ठीक, परिभाषा के बारे में हम लोग समझते हैं। अलग अलग विद्वानों ने गणित को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया है। गणित की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है ना। बोल रखा है कि गणित का जो परिभाषा है
कि अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से गणित को समझाया है, ठीक है। तो मतलब गणित के बारे में बोला है कि इसका परिवार, कोई गणित कुछ बोल रहा है, कोई गणितज्ञ कुछ भी बोल रहा है ना। तो कौन कौन गणितज्ञ क्या क्या बोल रहे हैं? हानबैन के अनुसार, हागमैन के अनुसार जो है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, गणितज्ञ का नाम है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि गणित जो है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। जो भी सभ्यता है और संस्कृति, मतलब जिस हम लोग माशरे में रहते हैं, जो संस्कृति को फॉलो करते हैं, उसी का दर्पण है, उसी का आईना का काम करता है, ठीक है, उसको दिखाता है, ठीक है। और लॉक के अनुसार जो है गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है ना। तो लॉक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने बोला है कि गणित वह मार्ग है, मतलब वो रास्ता है जिनके द्वारा, जिसके जरिए से बच्चे के मन, मतलब दिमाग में तथा मस्तिष्क में, मन में, है ना, और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि लॉक के अनुसार जो है गणित जो है दिमाग में तर्क स्थापित करने की क्षमता देता है ना, तर्क स्थापित करने की बात करता है, मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को स्थापित करता है, ठीक। तो मोटे मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है, हॉगबैन के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, और लॉक के अनुसार जो है ना, ये जो है क्या करता है, तर्क करने की शक्ति देता है, क्षमता देता है, ठीक। तो अब आगे देखिए, गणित में मन में तर्क की अस्थायी आदत विकसित करने का द्वार होता है। गणित मन में तर्क की अस्थायी आदत विकसित करने का द्वार है। बोला कि गणित जो है दिमाग में जो है तर्क करने का अस्थायी आदत है ना। कोई भी चीज को तर्क करते हैं तो उसका अस्थायी आदत है। तर्क करने का मतलब आपको जैसे समझाई कि एक केजी कोई भी टमाटर का दाम 50 रुपया है तो 5 केजी का कितना होगा, तो तर्क के जरिए से ही हम बता पाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, 2 4 लिख दिया था, डॉट डाल दिया था, फिर 8 लिख दिया था, आप तर्क से समझ पाए भैया 2 तो आगे बढ़ाएं, उसके तहत आप 6 बता पाए वहां पर, है ना। तो तर्क जो है ना, गणित में जो मन में जो तर्क का अस्थायी आदत विकसित करने का द्वार है। बोला कि गणित के जरिए से मन में जो है तर्क करने का जो है अस्थायी द्वार है ना, इसके जरिए से हम सीखते हैं गणित के जरिए से, ठीक है। तो आगे एक वैज्ञानिक है रोजर बेकन के अनुसार, रोजर बेकन ने क्या कहा है के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। रोजर बेकन ने कहा कि गणित जो है सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है। देखिए, जब भी आप हायर एजुकेशन में जाएंगे या फिर कोई साइंस वगैरह रखे होंगे कि जब 11th 12th में जाते हैं ना, तो भौतिकी पढ़ते हैं, है ना, भौतिकी हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स में आप देखिएगा सब सवाल गणित से बनता है ना, गणित लगता है सब में, ठीक है। तो यही बोला है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में भी जितना भी सवाल है लगभग उसमें मैथ ही लग जाता है ना। तो आगे जब साइंस पढ़ते हैं ना भाई, 9 10 में भी, 7 8 9 10 में भी जो फिजिक्स आता है, जो भौतिकी रहता है, जो रसायन शास्त्र आता है, वो उसका क्वेश्चन बनाने वाला सवाल, जिसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अंकित क्वेश्चन बोलते हैं, उसमें मैथ ही लगता है। तो यही रोजर बेकन ने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का जो है द्वार एवं कुंजी है ना। सभी विज्ञान का द्वार है। कोई भी विज्ञान आप पढ़िएगा, चाहे रसायन शास्त्र विज्ञान पढ़िए, भौतिकी विज्ञान पढ़िए, ठीक है ना। जीव विज्ञान में बहुत कम इस्तेमाल होता है, बट जीव विज्ञान में भी कई जगह पर इस्तेमाल होता है, उसका कुंजी है ना, सभी विज्ञान का कुंजी है। आप फिजिक्स तभी समझ सकते हैं जैसे फिजिक्स में लिखा है, ठीक है। फिजिक्स में लिखा है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। हम मतलब फिजिक्स में, मतलब भौतिकी में साफ साफ लिखा है कि भौतिकी जो है गणित का भाषा है ना, गणित का ही भाषा है भौतिकी, ठीक है। तो खैर उतना हम डिटेल से नहीं जाएंगे, इतना ध्यान रखना कि रोजर बेकन ने के अनुसार जो है सभी विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है ना। मोटा मोटी आपको ध्यान रखना किसने द्वार और कुंजी कहा, है ना, किसने बोला कि तर्क करने की आदत है, किसने कहा कि सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है ना। तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी ध्यान में रखना। प्रोफेसर बॉश के अनुसार जो हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है, ठीक है। तो कोई भी चीज़, हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। तो ये प्रोफेसर बॉश ने कहा है कि कोई भी चीज़ है, और आप कोई भी चीज़ प्रकृति में जो उपयोग करते हैं या बौद्धिक गहराई पर जो निर्भर करती है ना, इसकी वास्तविक बुनियाद जो है गणित ही है। जैसे हम लोग कई चीज़ जो है लॉजिक, कई जैसे जादूगर वगैरह आता है, वो जादू दिखा देता है कि ऐसे कट गया या कुछ भी हो गया, है ना, गला काट दिया, हाथ काट दिया, है ना, वो सब कुछ नहीं करता है ना। वो सारे के सारे साइंस का कमाल है, लॉजिक है उसमें, है ना। तो आप नहीं तो आज के दौर में तो यूट्यूब हो गया है ना, तो कोई भी आर्ट जब दिखाते हैं, जैसे आदमी खत्म हो गया, कबूतर निकल गया, है ना, तो ये सब लॉजिक है ना। कोई वो सब कुछ नहीं है कि भैया कोई जादू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ लॉजिक है। आज के दौर में यूट्यूब पर आपको मतलब उपलब्ध है। तो ये हमारी जो है ना, कोई भी चीज़ है, कोई भी उपयोग जो भी प्रकृति का उपयोग करके बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान। कोई भी चीज़ होता है तो जनरली लॉजिक के तहत ही होता है, वो विज्ञान का उसमें बहुत बड़ा देन है, ठीक है। डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सब लोग जानते होंगे, गणित मापन, मात्रा, परिमाप का विज्ञान है ना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो हम लोग देखते हैं घर वगैरह में रहता है, आजकल हो सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन उसमें जो परिभाषा लिखा है, गणित मापन, मात्रा, परिमाप का विज्ञान है ना। मापन भी करते हैं, लंबाई वगैरह को भी मापते हैं, है ना, और किलोग्राम वगैरह जो भी है वजन को भी मापते हैं। मात्रा, कोई भी चीज़ कितना है ना, कितना ज़्यादा कितना कम है,
उसकी भी बारे में बात करते हैं और परिमाप के बारे में भी बात करते हैं कि परिमाप का मतलब कोई चीज़ कितना ज़्यादा या कितना कम है ना, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये उसकी विज्ञान है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार गणित को इस रूप में देखना चाहिए कि वो एक वाहन है जिसके माध्यम द्वारा बच्चे को सोचना, समझना, तर्कशील विश्लेषण करना स्पष्ट किया जाता है। 1986 के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो है गणित के रूप में देखना चाहिए कि वो एक वाहन है ना। मतलब किसके, कौन वाहन है? गणित एक वाहन है जिसके माध्यम द्वारा बच्चे को सोचना, गणित के द्वारा सोचना भी सिखाया जाता है, समझना भी सिखाया जाता है, तर्क भी करना सिखलाई जाती है, विश्लेषण करना भी सिखलाई जाती है ना। ये सारी चीज़ हैं, ये अपने आप में विशिष्ट विषय है, मतलब विशिष्ट विषय है और तथा किसी भी अन्य विषय का सहगामी हो सकता है जो कि विश्लेषण तथा तर्क विद्या पर बल देता है। बोले कि ये किसी भी सब्जेक्ट का जो है सहपाठी हो सकता है, उसमें सहयोग दे सकता है जिसमें जो है विश्लेषण की बात करता हो, जिसमें तर्क की बात करता हो। जिस भी सब्जेक्ट में विश्लेषण और तर्क की बात होगी उसमें सबके सब में जो है आपका मैथ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये मोटा मोटी तौर पर एक एक बार ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, ये सारी बातें हम लिखा रहे, जब सवाल करवाएंगे तो वहाँ ज़्यादा चीज़ें क्लियरिफाई और भी होंगे, बट ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, कुछ और चीज़ें देखो, तो बोल रखा है कि ऊपर जो भी हम लोग डिफिनेशन देखे, परिभाषा देखे गणित के विषय को, हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऊपर वाले जो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषा जो दिया उसके अनुसार जो है हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गणित संख्याओं, स्थान और मापन आदि का अध्ययन है। इसके बारे में भी वैज्ञानिक ने बोला है। गणित अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है। ये अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि जैसे 5 सेब हैं और 2 सेब हैं, 7 ठो सेब हो गया। फिर ये तो मूर्त चीज़, 5 ठो सेब, 2 ठो सेब, 7 ठो सेब हो गया, ये मूर्त सेब जो है मूर्त चीज़ है। मूर्त चीज़ कहने का मतलब जिसको आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये मूर्त चीज़ है। फिर हम लोग गणित में क्या करते हैं कि 5 + 2 = 7 लिखते हैं। 5 को छूकर देखें कोई नहीं, 5 कोई उसमें मूर्त चीज़ डालेंगे तो फिर उस चीज़ को समझ पाते हैं, लेकिन 5 को कोई छूकर नहीं देखेंगे 5 कैसा होता है ना। 5 का सिर्फ शकल दिखता है, लेकिन 5 एक जो है ये अमूर्त चीज़ है ना, इसको आप छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते है ना। 5 + 2 7 होता है, ये 5 + 2 7 होता है। इसमें 5 सेब + 2 सेब = 7 सेब। ये तो मूर्त चीज़ का एग्जाम्पल देकर इस बात को समझा दिए, लेकिन अमूर्त कब हो जाएगा? जब 5 + 2 = 7 लिख देंगे, है ना। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, 5 और 2 है ना = 7। ये 5 और 2 जो है ना, ये संख्या एक तरह का अमूर्त हो गया। ठीक है, तो संख्या गणित अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है कि अमूर्त चीज़ जब भी आता है, जिसको 3 + 5 = 7 लिख दिए, तो इसको समझने में सहायता करता है कि भैया 3 + 5 7 होता है, 8 5 3 8 होता है, और 8 × 3 कर देंगे तो 24 होता है ना। ये सारे के सारे अमूर्त चीज़ है ना। जब उसमें कोई चीज़ जोड़ देंगे, कोई वस्तु लिख देंगे कि 3 वस्तु है, ये चीज़ है, 5 वस्तु ये चीज़ है, तब कितना वस्तु हुआ, तब वो मूर्त रूप हो जाएगा, अदरवाइज अमूर्त है। गणित के ज्ञान से वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है। बोला कि गणित का अगर ज्ञान है आपको तो वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है। ठीक है, जैसे दुकानदार वगैरह हैं तो कोई चीज़ रहता है कि भाई 80 टका या 82 टका किलो है, या 83 टका कोई चीज़ किलो है, तो खट 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 वो कर देगा, आपसे लिखने पढ़ने वाले से जल्दी कर देगा। ठीक है ना, वो एक मोटा मोटी अनुमान लगा करके कर देते हैं। ठीक है, कई थोड़ा बहुत त्रुटि भी रहता है, लेकिन गणित के हिसाब से अगर लॉजिक लगाकर एक एक नियम लगाकर बनाएंगे तो पॉइंट टू पॉइंट सारी के पैसा का हिसाब आ जाता है उसमें। ठीक है ना, तो ये जो है क्या होता है कि गणित के ज्ञान से वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है, क्लियर कट बात होती है कि इतना हुआ, ये बात क्लियर कट होती है। गणित संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है। तो कोई भी गणित जो है संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में सहायता करते हैं कि कोई भी निष्कर्ष है उसको निकाला जा सकता है ना। निष्कर्ष अब क्या किए, 3 + 5 = 8 लिए, ये संख्यात्मक निष्कर्ष ही हुआ है ना, कि इन दोनों संख्याओं को जोड़े तो 8 हो गया, है ना। इन दोनों संख्या को 8 × 3 किए 24 हो गया। हम तो निष्कर्ष ही निकाल रहे हैं ना, तो इसमें निष्कर्ष निकाली जाते हैं। गणित के ज्ञान को सरलता से भुलाया नहीं जा सकते हैं। तो गणित के ज्ञान को बोला कि सरल तरीके से आप आसानी से नहीं भुला सकते हैं। क्यों नहीं भुला सकते हैं? क्योंकि आम जिंदगी में यूज होता है। आप कहीं भी जाते हैं, घर से यहाँ आते हैं, या कुछ भी आमतौर पर कुछ भी खरीदते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो हर चीज़ में गणित लगता है। कुछ भी मार्केट जाते कोई चीज़ खरीदने जाते तो उसमें भी गणित है ना, कि 2 kg 5 रुपया किलो है, 2 kg का दाम है ना। आप कोई भी चीज़ का घर में भी कोई चीज़ सामान का इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल किया या नहीं किया, तो उस सब में हर चीज़ में गणित लगता है ना, इसलिए इसको भुलाया नहीं जा सकता। जो चीज़ बार बार इस्तेमाल होता है उसको कैसे भुलाई जा सकती है। ठीक, चलिएगा, गणित का उपयोग देखिए, ये सब थोड़ा मोड़ा सबको आइडिया है, बट एक बार सरसरी निगाह से हम लोग सिर्फ देख लेते हैं। देखो, गणित का उपयोग क्या है। गणित सभी व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन से गणित जुड़ा हुआ है ना। सबको मालूम है कि पूरी ज़िंदगी शांति रहिएगा, है ना, थोड़ा पढ़ाने दीजिएगा। ऐसे हमको लिख करके पढ़ाने में ज़्यादा सही नहीं लगता है ना। हम
जनरली जो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया, डिजिटल बोर्ड भी लगाएं बट व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएं तो ज़्यादातर लिख कर समझाते हैं ना, बट उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, इसलिए लिखा हुआ है, चीज़ों को सिर्फ इलोब्रेट करना है, ठीक। चलिएगा, देखो सभी गणित का उपयोग क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक। सभी व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन गणित से जुड़ा हुआ है, ये बात सही है कि नहीं? हाँ सही है कि पूरी ज़िंदगी जो है, सारे व्यक्ति का ज़िंदगी जो है गणित से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सारे व्यक्ति का गणित, अब मान लिया जाए कोई भी आदमी है, पैसा लगा देता है, भैया हम 1000 रुपया दे दिया आपको, 10% इंटरेस्ट पर दे दिए, तो वहाँ पर वो उस हिसाब से सोचते हैं कि 2 साल बाद कितना उसका इंटरेस्ट हो गया। तो हर किसी के ज़िंदगी में जो है गणित से, हर किसी का ज़िंदगी जो है गणित से जुड़ा हुआ होता है। गणित एवं मानव जीवन का संबंध आदिकाल से रहा है, मतलब गणित और मानव जीवन का संबंध आदिकाल से रहा, मतलब पुराने जमाने से रहा है। मानव जाति की उन्नति में गणित का अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ है, ठीक है, ये सब बात सही है, ठीक है। गणितीय ज्ञान के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है ना। गणितीय बोला कि गणित का अगर लॉजिक नहीं है तो कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है, ठीक है। ये इसलिए बोल रखा है कि कोई भी, जैसे आप लोग के भी दिमाग में आता होगा कि सर अगर पैसा छापने वाला मशीन रहती तो क्यों नहीं ज़्यादा पैसा छाप देते हैं, है ना। ज़्यादा छाप देने से अमीर नहीं हो जाएंगे, है ना। जितना अपने टर्नओवर है, जितना आमदनी होती है सरकार को, है ना, और उसी हिसाब से वो पैसा रिलीज करता है ना। तो आमदनी, ये बात कैलकुलेट करके मैथमेटिक्स के जरिए से कैलकुलेट करता है, भैया ओवरऑल जो है इनकम इतना हुआ, उस हिसाब से इतना मनी हमें रिलीज करना है, ठीक है, इतना मनी निकालना है, उस हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो यही बात बोले कि कोई भी राष्ट्र उन्नति इसके बिना नहीं कर सकते। नेपोलियन ने सत्य ही कहा है कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। और गणित हमारे जीवन में हम लोगों का निम्नलिखित उपयोग है, मतलब गणित का रिलेशन, जैसे हाँ जी बोलो, कुछ बोल रहे हैं। अब इसको कैसे ही पढ़ा जाए, है ना, ऐसे ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है ना, बट डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो आप भी बोलेंगे तो कोई थोड़ा जो भी टर्मोलॉजी है उसको हम समझाते जाएंगे, ठीक। चलिएगा, देखो जी, अब बोला कि गणित का यूज क्या क्या है दैनिक जीवन में। दैनिक का मतलब दिन का जीवन में, है ना, दैनिक जीवन में मतलब रोज के जीवन में, है ना। तो दैनिक क्रय विक्रय में कोई भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, दिन में जो है और मतलब जनरली जो है रोज जो खरीद बिक्री होता है उसमें, ठीक है। मनुष्य के दैनिक जीवन में होने वाली खरीद बिक्री से संबंधित क्रिया गिनना, मापना, तौलना आदि गणित पर निर्भर करता है। रोज जो है हम लोग खरीदते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें गिनते हैं, मापते हैं, तौलते हैं, ये सारे के सारे गणित का इंपॉर्टेंस है। वाणिज्य व्यापार के उपयोग में, है ना, वाणिज्य व्यापार के उपयोग में, कॉमर्शियल मतलब इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि गणित को व्यापार का प्राण कहा जाता है। कोई भी व्यापार गणितीय गणनाओं के बिना नहीं हो सकता। एक मजदूर से लेकर उद्योगपति, घर बनाने से बैंक तक, बाजार से फलाना ढकाना जो भी है, ठीक है। मतलब गणित में जो भी चीज़ है, बैंक कैसे चलता है भैया, है ना, बैंक वगैरह कैसे चलता है, बैंक में आप पैसा रखते हैं, उस पैसे को जो है दूसरे को इंटरेस्ट देता है ना, कि भैया आपने पैसा जमा कर दिया, आपको तो पैसा कम ही इंटरेस्ट मिलता है, बट वो दूसरे को इंटरेस्ट दे देते हैं। जैसे अलग अलग जैसे होम लोन दे देते हैं, या फिर जो है ऐसे ही कॉमर्शियल लोग को दे देते हैं कि कोई बिजनेस करने के लिए दे दिए, तो उससे इंटरेस्ट लेता है। तो वो कितना पैसा आया, कितना इंटरेस्ट दिया, कितना इनकम हुआ, ये सारे के सारे जो है सब मैथमेटिक्स कैलकुलेट करके बताता है, ठीक। आगे देखिएगा, विज्ञान में गणित का प्रयोग। बोला कि विज्ञान में गणित का क्या प्रयोग है, तो विज्ञान में गणित का प्रयोग के बारे में बोला है। तो गणित को विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है ना। देखो, गणित को विज्ञान का जन्मदाता कहा, विज्ञान में जो भी आता है, विज्ञान में आप समझिए, विज्ञान में मैथ्स आता है, और मैथ्स आता है, फिजिक्स कहे तो भौतिक विज्ञान आता है, और रसायन शास्त्र मतलब कहे तो केमिस्ट्री आता है, ठीक है, साथ में जीव विज्ञान भी आता है। तो बोला कि गणित को विज्ञान का जन्मदाता कहा है। तो कोई भी विज्ञान में कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ को जब सॉल्व करते हैं विज्ञान में, चाहे फिजिक्स में कोई भी फिनोमेना, कोई भी चीज़ हो रहा है, उसको जब सॉल्व करते हैं तो उसमें मैथ ही लगता है। केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है कि कितना टाइम में हुआ, टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है ना, कौन कौन रिएक्ट हुआ, कितना प्रोडक्ट बना, तो वो सारे के सारे जो है और मैथमेटिक्स के जरिए से कैलकुलेट होता है। कोई भी चीज़, जैसे चीनी बनाते हैं, है ना, तो चीनी तो ऐसे तो डायरेक्ट पैदा नहीं होता है ना, गन्ना से ही बनता है। तो कितना गन्ना में कितना रस आया, कितना केमिकल मिलाएं, कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो सारे के सारे कैलकुलेशन गणित से ही होती है, ठीक। तो ये बात है। तो विज्ञान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और सभी प्रकार के अनुसंधान, गणनाएं, व्याख्याएं, परिणामों को प्रमाणित करने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है ना। सभी प्रकार के अनुसंधान मतलब कोई भी चीज़ का खोज करते हैं,
ठीक है, अनुसंधान करते हैं। तो जैसे एरोप्लेन में फ्यूल डाल दिए है ना, कि कितना घंटा चलेगा, कितना दूर चलेगा, है ना, तो वो अनुसंधान करते हैं कि भैया इतना फ्यूल डाले हैं, इतना नहीं। जैसे आप बाइक में भी डालते हैं तो एक अनुसंधान का विषय ही होता है, 1 लीटर डाले भैया 60 किलोमीटर चला जाएगा या 70 किलोमीटर चला जाएगा। तो ये एक अनुसंधान का विषय, मतलब कोई चीज़ की खोज करते हैं, नया चीज़ कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़ में है तो उसमें जो है एक एस्टिमेट अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो अनुसंधान करने में भी हम लोग जो है गणित का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अनुसंधान करने में, जैसे बल्ब बनाया है ना, हम लोगों का जो बल्ब बनाया है थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया है ना। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने ऐसे 1000 टाइम्स ऐसे प्रयोग किया, तार वगैरह जोड़ता था और बल्ब नहीं बनता था, फिर पागलों की तरह हंसता था, फिर दूसरी बार करता था, फिर इस तरह से 1001 बार में उन्होंने बल्ब को बनाकर दिखाया। तो वो क्या करता था, एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था अलग अलग तरीके से, है ना। तो उसमें क्या कर रहा था, बंद करो भाई, हाँ जी, उसमें उस अनुसंधान में गणित का ही उपयोग करता होगा। भैया इस बार ये काम, ये चीज़, ये तार जोड़े हैं और ये बल्ब नहीं जला, है ना। फिर अगला एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ये काम किया, है ना, फिर बल्ब नहीं जला। तो उस हिसाब से अनुसंधान में भी इसका इस्तेमाल होता है, गणना करने में, जोड़ घटाव करने में, कोई चीज़ को व्याख्या करने में, कि भैया आप जो है कोई चीज़ का व्याख्या करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे अभी हम लोग के इलेक्शन चल रहा है, कोई बोल रखा है कि राजद जीतेगा, कोई बोल रहा है जदयू जीतेगा, इधर वोट बढ़ जाएगा, उधर वोट बढ़ जाएगा, है ना। तो ये व्याख्या करते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं, इतना % मुस्लिम वोट, इतना % ज़्यादा वोट, इतना % ये वोट, वो वोट, है ना। तो वो व्याख्या हम लोग करते हैं, है ना। तो ये व्याख्या करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, समझे बात को, ठीक है। तो ये बात है, व्याख्या करने में होता है, ठीक है। और परिणामों को प्रमाणित करने के लिए भी गणित का प्रयोग किया जाता है। परिणामों को प्रमाणित करने के लिए भी गणित का प्रयोग किया जाता है। कोई भी परिणाम को प्रमाणित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, मतलब इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज़ है उसका प्रमाणित करेंगे, उसको प्रूव करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। गणित विज्ञान की नींव है, अतः रोजर बेकर ने सत्य ही कहा था, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि किसने कहा था कि गणित जो है सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है। तो ये बात ध्यान रखना है कि ये रोजर बेकर ने कहा था कि भाई गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है। ठीक, अतः गणित कार्य करने की विधियां देता है और गणितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता प्रदान करता है। समस्या समाधान के लिए सही अभिवृत्ति और प्रकार की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने की योग्यता भी देता है। ठीक, अब देखो एनसीएफ 2005 जो 2005 में जो सरकार ने एनसीएफ बनाया, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा की एनसीएफ की 2005, इसके अनुसार गणित का उद्देश्य क्या है। 2005 में जो सरकार ने एनसीएफ बनाया उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो वो सारे के सारे उद्देश्य लिखा हुआ है। ठीक है, एक एक करके मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका देखिए एनसीएफ 2005 से सवाल आता है, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2020 से सवाल आएगा। तो पहले 2005 से जनरली सवाल पूछते हैं, तो 2005 को पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखो जी, अरे देखो एनसीएफ 2005 में क्या किया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्राथमिक स्तर पर, है ना, एक प्राथमिक होता है, प्राथमिक कहने का मतलब 1 से 5 क्लास, और उच्च प्राथमिक कहने का मतलब 6 to 8 क्लास, है ना। तो प्राथमिक स्तर पर जो है ना, निम्नलिखित उद्देश्य है, मतलब उच्च प्राथमिक की बात नहीं किया गया, प्राथमिक स्तर की बात किया गया है कि निम्नलिखित उद्देश्य है। ठीक है, आप लोग भी प्राथमिक स्तर के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। इस स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं एवं गणितीय चिंतन के बीच संबंधों को समझने लायक बन सके। ठीक है, पहला पॉइंट मैं समझाता हूँ। तो पहला पॉइंट एनसीएफ 2005 में पहला पॉइंट कहा रहा है कि भाई गणित, इस स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना चाहिए, है ना। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि छोटे बच्चे को शिक्षा देने के लिए मूर्त चीज़ों से अमूर्त चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। मतलब जब भी आपको जोड़ सिखाई गई होगी, है ना, क्लास में, स्कूल में, तो टीचर क्या हो गया होगा कि टीचर बोला होगा कि बाबू ये देखो, ये 4 टॉपी हैं, 2 टॉपी और इसमें डाल दिए, तो क्या टॉपी हो गया। तो फिर वापस से बच्चा गिनता है तो बोल देता है कि 6 टॉपी हो गया। तो टॉपी मूर्त चीज़ है ना, मूर्त चीज़ का एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया कि 4 टॉपी और 2 टॉपी 6 टॉपी हो गया। तो पहले तो मूर्त टॉपी का एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया। ठीक है, इसी तरह से और भी समझाया होगा, बाबू देखो ये 4 चॉकलेट हैं या टॉफी जो भी बोलते हैं, उनमें से 2 टॉफी हम खा लिए, तो कितना बचा। तो फिर आप गिन करके बोलते हैं कि 2 बचा है। तो ये हम मूर्त चीज़ का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, फिर जो है बाद में जो है फिर ये बार टॉफी वाला बात नहीं करेंगे टीचर, बाद में सीधा बोलेंगे भैया 4+2, ये 4+2 6 हो गया, 4 - 2 हो गया। ठीक है ना, पहले इस बात को समझाने के लिए मूर्त चीज़ का एग्जाम्पल लिया, टॉफी का एग्जाम्पल लिया या सेब का एग्जाम्पल लिया या कोई चीज़ का एग्जाम्पल लिया।
तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को मूर्त शिक्षा से अमूर्त की ओर जाना चाहिए। ठीक, ये अच्छा तरीका है बच्चे को सिखाने का, ये एनसीएफ 2005 कहता है। इस स्तर पर गणित के शिक्षण में मूर्त से अमूर्त की ओर जाना चाहिए, ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक मतलब लॉजिक जो लगाते हैं तार्किक क्रियाओं एवं गणितीय चिंतन के बीच संबंधों को समझने लायक बन सके। ठीक भाई, पहले तो मूर्त चीज का एग्जांपल दिया, 4 चॉकलेट प्लस 2 चॉकलेट बराबर 6 चॉकलेट, है ना। फिर जो है 4 - 2 किए, 4 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट खा गए तो 2 चॉकलेट बचा, है ना। पहले जो है ये चीजों, पहले तो ये चॉकलेट का एग्जांपल देकर बताएं, फिर जो है ये अमूर्त चीज है, फिर 4 + 2 6, 4 - 2 2, है ना, ये अमूर्त चीज है। तो मूर्त से अमूर्त के बीच में संबंध को स्थापित करने का अच्छा ये साधन है, ठीक है ना। मतलब गणितीय चिंतन के भी संबंधों को स्थापित करने लायक बन सके। ठीक, अनुपदेशात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना जिसमें शिक्षण का बहुत कम हस्तक्षेप हो, मतलब कोई भी गतिविधि करके कोई चीज़ों को सीखना, है ना, कोई भी गतिविधि करके कोई भी चीज़ों को सीखना जिसमें जो है और जिसमें एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक, इस स्तर पर बच्चे खाली पात्र नहीं होते हैं, वे अंकों तथा साधारण संक्रियाओं के अंतर्ज्ञानीय व सांस्कृतिक विचारों से सुसज्जित होते हैं। ठीक है, तो बच्चा बोल रखा है कि जब आप पढ़ने आते तो खाली नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ जो है ज्ञान होता है और सांस्कृतिक ज्ञान होता है, जो भी उसके माँ बाप के द्वारा आया हुआ ज्ञान है। ठीक है, जो भी घर में ज्ञान दिया है वो ज्ञान भी होता है, वो खाली नहीं होता। उनके इस ज्ञान का उपयोग अंकों के प्रति समझ उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। बोला कि जो भी उसको बच्चे को समझ है उसका उपयोग जो है बच्चे को और अंकों के प्रति समझ ज्ञान उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला, पर्यावरण आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। बोला कि कक्षा 1 और 2 में गणित को अन्य विषयों, है ना, कक्षा 1 और 2 में जो है गणित को जो अन्य विषयों जैसे भाषा, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कला, जो भी कला है आपके पास, है ना, जो भी कोई भी चीज़ बनाने की कला है, ठीक है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, या कोई भी चीज़ का पेंटिंग वगैरह करने की कला है, और पर्यावरण अध्ययन, है ना, जो भी पर्यावरण अध्ययन है आदि के साथ समाकलित किया जाना। बोला कि गणित को जो है ना इन सब के साथ भी समाकलित करके देखना चाहिए, है ना। इन सब के साथ पर्यावरण में कैसे समाकलित करेगा भैया, कि किस महीने में ठंडी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, कौन कौन सा महीना में मतलब बारिश का महीना कौन कौन सा है, ठंडी का मौसम कब आ जाती है, गर्मी कब आ जाती है ना। ये सारे पर्यावरण वाली चीज़ें हैं, उसमें हम लोग को मैथमेटिक्स लगाकर देखना चाहिए। ठीक, चलिएगा, ज़्यादा देर तक बोलने से जो है ना हमको मज़ा नहीं आता है। एक बार देखना तो मेरा, है ना, ये सारी चीज़ देखना, सब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनसे दोस्त एक बार पढ़ना, है ना, हिंदी में लिखा गया है, एक बार पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ें है, मेन पॉइंट ही है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, है ना। ऐसे आप देखोगे तो बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, चलो हम लोग सवाल पर आते हैं, सवाल के जरिए से चीज़ों को समझते हैं। लगभग 100 सवाल है, ठीक है ना, और देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं आज। देखो, पहला सवाल है, ठीक है, ये सारे सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास भेजा गया और आपको मिल भी जाएगा। ठीक, जिसको जो है देखो, जिसको ज़्यादा, हम तो वैसे बहुत बेसिक से समझाएं आप लोग को, जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ, फिर भी जिसको ज़्यादा समझ नहीं है, ठीक है, तो फिर उनको जो है ये चीज़ें देखना चाहिए, है ना, लॉजिक समझना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हाँ वो आपके माइंड में रहे। ठीक है, क्योंकि ये प्योर कंटेंट से जो है ना, प्योर कंटेंट से पेडागोजी वाला जो रहेगा सवाल, 8 से 9 सवाल प्योर कंटेंट से रहेगा, मतलब प्योर ऐसे ही रहेगा, प्योर अपने आप में रहेगा। ठीक है, बाकी तो रहेगा, ठीक है, 8-9 सवाल रहता है, और आधा जो है, तो आधा सवाल जो रहेगा प्योर कोई भी चीज़ रहेगा, जैसे भिन्न हम लोग पढ़े और उल्टे वाला जो एग्जाम्पल दिए, है ना, तो वो उससे रिलेट कर जाएगा। ठीक, चलो, पहला सवाल है कि निम्न में से किसके द्वारा गणितीय चिंतन एवं विचार दर्शाया जा सकता है। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा गणितीय चिंतन, मतलब गणित का चिंतन, है ना, गणित के बारे में सोच समझ, है ना, सोच समझ एवं विचार को दर्शाया जा सकता है, एवं विचार को दर्शाया जाता है, गणित का चिंतन और उसके विचार को दर्शाया जा सकता है। शांति से बैठिए, शांति से बैठिए। अच्छा, फैन चला दो, गर्मी। अच्छा, ये मौसम ऐसा मौसम है कि आधा लोग बोलेंगे चला दो, आधा लोग बोलेंगे नहीं चला दो, है ना। किसी को ठंडी लगती है, किसी को गर्मी लगती है। ठीक है, रहने दो दोस्त, है ना। इतना देखो, अभी का मौसम ऐसा है कि थोड़ा सा गर्मी सहना चाहिए, है ना। 80 खैर थोड़ा तो ठंडी आ गया है, बट ठीक है। और कई लोग तो ठंडी में कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, फिर पंखा चला देते हैं। ये क्या ही तरीका है भाई। तो पंखा ही चलाना था तो कंबल छोड़ दो। चलो,
उससे मतलब लोग बीमार पड़ते हैं दोस्त, है ना, ये लॉजिक सही नहीं है, ठीक है। वो मच्छर भगाने के लिए ऐसा करते हैं ना। खैर देखो जरा, बोला कि गणितीय जो है मैथमेटिकल थिंकिंग, गणितीय चिंतन और विचार को दर्शाया जा सकता है हस्तपरक प्रतिमान द्वारा। इसका मतलब कि कोई भी हाथ से क्रियाकलाप किए हैं, है ना, तो ये गणित के चिंतन को दर्शाता है। मान लिया जाए हम रोटी से ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, है ना, रोटी से क्रिया किए भैया, आधा 2 बराबर टुकड़ा किए और एक आधा ले लिए, है ना, तो ये हस्तपरक प्रक्रिया है ना। तो हाथ से कोई प्रक्रिया करके हम चीजों को सीख रहे हैं, ये गणितीय चिंतन की ही बात होगी, है ना। हाथ से कोई भी काम किए और हाथ से, जैसे मान लिया जाए गणितीय चिंतन में हम हाथ से कोई बीज को बो दिए, है ना, फिर देखें कि कितना दिन में पौधा कितना ग्रोथ हो रहा है ना, कब फल देगा, है ना, कब उसकी प्रक्रिया को, उसके चक्र को समझे, ठीक है ना। तो ये जो है, ये गणितीय चिंतन में जो है हस्तपरक प्रतिमान जो है, ये भी चीज शामिल है ना, गणितीय चिंतन में शामिल है। गणितीय चिंतन हस्तपरक प्रतिमान का मतलब हाथ के द्वारा कोई काम किए, फिर उसमें लॉजिक, गणित का लॉजिक लगाई, है ना। तो जैसे बीज का भी एग्जांपल दिए, कोई बीज बो दिए हाथ से, फिर वो चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं कि कब वो बीज से पौधे उग रहे हैं, कब पौधा बड़ा हो रहा है, कब उसमें फल फूल लग रहा है, ठीक है ना। तो ये हस्तपरक प्रक्रिया से, और टाइमिंग देख रहे हैं कि कितने दिन में हो रहा है ना। तो यहाँ पर हस्तपरक प्रतिमान के द्वारा भी हम गणितीय चिंतन और विचार को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा है मौखिक एवं लिखित भाषा के द्वारा। गणितीय चिंतन को हम मौखिक से भी समझ सकते हैं और लिखित से भी समझ सकते हैं। मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दीजिए, मोबाइल रखिए, मोबाइल रखो भाई, मोबाइल उसको बंद करो, स्क्रीन बंद करो भाई, स्क्रीन बंद कीजिए। अरे आप लोग समझते नहीं बात को। देखो चीज़ें हमेशा जो है ना, चीज़ें, कई चीज़ें जैसे कंटेंट पर है ज़्यादा, अब ये कई चीज़, जो चीज़ हम बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आसान है ना। जो अभी तो सवाल ले रहे हैं, इससे पहले जो चीज़ें बता रहे हैं वो एक तरह के इतिहास टाइप का चीज़ है ना। तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट नहीं है, बट जब जैसे ही सवाल आता है तो थोड़ा सा सोचने को मजबूर करता है। अब अपने तरफ से इंसानी फितरत होता है कि भैया थोड़ा सा मजा जिस काम को करने में आता है वो काम करते हैं। तो आपको मोबाइल चलाने में मजा आता है ना, इसलिए बीच बीच में आप चला लेते हैं, है ना। लेकिन ये काम नहीं करना है। अगर फरवरी में आपको सीटेट पास करना है तो थोड़ा सा सिंसियर बनना पड़ेगा दोस्त, है ना। चलो इधर ध्यान दो। तो मौखिक और लिखित भाषा द्वारा, ठीक है, तो हम लोग जो है गणित को नहीं सीखते हैं, मुंह से भी सीखते हैं, मुंह से भी बोलते हैं भैया 5 केजी आलू का कीमत जो है 50 टका है, तो 1 केजी का कितना रुपया कीमत हुआ। मौखिक रूप से भी हम गणितीय चिंतन को समझते हैं। अब जितना भी दुकानदार लोग होते हैं, है ना, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, दुकानदार लोग लिखते पढ़ते जल्दी नहीं है, वो खटखट बता देते हैं, इतना रुपया किलो है तो 1 ग्राम का इतना रुपया हुआ, 2 ग्राम का इतना हुआ, है ना। तो मौखिक चिंतन से भी हम गणितीय चिंतन को समझते हैं, है ना। तो मौखिक एवं लिखित भाषा के द्वारा भी हम समझते हैं वास्तविक संसार की स्थितियों द्वारा। वास्तविक जो संसार की स्थिति है कि इस स्थिति में क्लाइमेट्स, मतलब जो भी है मौसम कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस मौसम में ठंडी गर्मी बारिश का मौसम क्या है ना, तो उसकी स्थितियों को भी हम समझते हैं। ये गणितीय चिंतन का भी विषय है कि भैया 10 साल पहले जो है ऐसा नहीं होता था, है ना। 10 साल पहले, अभी तो 2-3 दिन पहले ठंडी हुई है ना। और नवंबर देखिए, आधा नवंबर चला गया, अक्टूबर में भी 15-20 साल पहले अगर आप देखोगे, 15-20 साल पहले तो सितंबर अक्टूबर में ठंडी, पूरा अक्टूबर में पूरी ठंडी होती थी, है ना। अब देखिए नवंबर आ गया फिर भी ठंडी नहीं हो रही, है ना। अभी नवंबर में तो भैया आप स्वेटर खोल ही नहीं सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, तो हम जो है गणित के लॉजिक के तहत, मतलब यहाँ पर भी गणितीय चिंतन का विषय है कि भैया इतना साल बाद जो है ये चीज़ जो है चेंज हो रही है। तो गणितीय चिंतन में जो है हस्तपरक प्रतिमान का भी इस्तेमाल होता है, मौखिक का भी इस्तेमाल होगा, वास्तविक संसार की स्थितियों का भी हम लोग स्थितियों में भी गणितीय चिंतन का इस्तेमाल और विचार को देखते हैं, ठीक। तो इनमें से जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएंगे, है ना, इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक, इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिएगा आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। देखो हम जो भी चीज़ है हम उसका सिर्फ टर्मोलॉजी को समझाते हैं। आपके पास इसका आंसर भी उसमें है ना, आपको अलग से आंसर देखने का, आंसर नीचे कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। दूसरा नंबर देखो जरा, देखो आंसर देखो आपके पास है क्या, कि एक तो है कि कुछ लोग पढ़ने बोले थे, पढ़े होंगे, है ना, बट आपके ज़हन में अगर आंसर ठीक है, बट कोई भी चीज़, चाहे पेडागोजी का सवाल हो, खास तौर पर पेडागोजी के सवाल में, है ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, सारे ऑप्शंस को बढ़िया से पढ़िए, है ना। और खास तौर पर सीडीपी में होता क्या कि वो ऑप्शंस के साथ खेल जाते हैं, मतलब सवाल वही रहता है, ऐसा ऑप्शंस दिया जाता है कि ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, और इनमें से ज़्यादा सही ये है ना, तो आंसर वो आपका लग जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस को थोड़ा रीड आउट बढ़िया से करना है ना, जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक। चलिएगा दूसरा सवाल देखोगे, बच्चों में गिनती कौशल विकसित करने के लिए उसमें पूर्व संख्या की अवधारणा में क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। गिनती का कौशल मतलब बच्चे को सिखाना है 1 2 3 4 5, है ना, और बोला है कि 1 2 3 4 5 सिखाना है, तो इसके लिए जो है
उनमें पूर्व संख्या की अवधारणा के रूप में क्या आवश्यक नहीं है। बोला कि पहले जो संख्या का जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, जो समझ है, उसके लिए क्या जरूरी नहीं है। ठीक है, संख्या का नाम पढ़ना, क्रमबद्धता, एक संलग्नता, ठीक है, बता रहा हूं, समूह बनाना। ठीक है, देखो संख्या का नाम पढ़ना, जैसे आप जो है गिनती का कौशल विकसित कर रहे हैं। ठीक है, संख्या का नाम पढ़ना, जैसे ये जब हम गिनती का आप जो विकसित कर रहे हैं, है ना, गिनती जब आप 1 के बाद 2 बोल रहे हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बोल रहे हैं, 4 के बाद 5 बोल रहे हैं, ये संख्या को पढ़ने के टाइम में ही संख्या का नाम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर बच्चों में गिनती कौशल विकसित करने के लिए, गिनती का कौशल जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जो गिनती करवाती है ना, इस कौशल को विकसित करने के लिए उसमें पूर्व संख्या के अवधारणा के रूप में क्या आवश्यक नहीं, बोले पूर्व संख्या के रूप में जो है क्या आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, संख्या का नाम का पढ़ना, क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का मतलब 1 के बाद 2 बोलना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, एक संगतता, मतलब एक संगतता का मतलब ये हुआ कि 1 के बाद जो 2 आता है ना, ये 1 के बाद जो है 1 के संगत में जो आएगा, 1 के आगे जो आएगा 2 आएगा, 2 के आगे 3 आएगा, 3 के आगे 4 आएगा। संगतता का मतलब वो एक साथ जो चल रहा है ना, 1, 2, 3, ये मतलब लगातार एक तरह से आप समझ लीजिए लगातार की बात कर रहा है। ठीक है ना, लगातार की बात कर रहे हैं। समूह बनाना, समूह बना करके जो पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 6, 7, 8, 9, 10, है ना, समूह भी बनाते हैं। अगर हम गिनती के कौशल को विकसित करते हैं, क्रमबद्धता से भी पढ़ते हैं, है ना, 1 के बाद मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 भी पढ़ते हैं। संगतता को भी ध्यान में रखते हैं कि 1 के संगत में 2 है, 2 के संगत में 3 है, 3 के संगत में 4, मतलब आगे। ठीक है, और समूह बनाकर भी पढ़ते हैं। एक साथ जो है 1 से 100 तक आप नहीं पढ़ सकते, 1 से 5 तक पढ़े, फिर 6 से 10 तक पढ़े, फिर 11 से 20 तक पढ़े, इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें जो है संख्या का नाम जो पढ़ना है, संख्या का नाम पढ़ना, ये गिनती कौशल को विकसित करने से पहले जरूरी नहीं है। हम जब गिनती के कौशल को समझते हैं, सीखते हैं, उसी टाइम हम पढ़ लेते हैं भैया, उससे पूर्व का ज्ञान, ये पूर्व का ज्ञान नहीं है, उसी टाइम का ज्ञान है ना। जब हम सीख रहे हैं संख्या का कौशल को, गिनती के कौशल को जब विकसित कर रहे हैं, उसी टाइम ये सारी चीज देखते हैं, संख्या का नाम पढ़ते हैं, उससे पहले की तो जरूरत ही नहीं है नाम पढ़ने का, है ना, उसके पूर्व बोला है तो पूर्व में इसकी जरूरत नहीं है ना, ये आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। ठीक जी, बोलिए कहाँ पर सही है? नहीं, आप पढ़िए ए ही होगा इसका। ठीक है, ए आप देख लीजिएगा, ए ही होना चाहिए। ठीक, ए ही होगा दोस्त, है ना। आप ये तो अरे 3 कहाँ पढ़ाए भाई, 2 पढ़ाए ना, 2 का तो 1 ही है। देखो आगे, देखो जी, देखो जी, आप पहले से दिमाग में यही बात हम समझाए, थोड़ी देर पहले बताई कि आप दिमाग में पहले से सेट कर लेते हैं, है ना, कि ये सी होगा। अब टीचर कुछ भी बोले, वो दिमाग सी पर टिका हुआ है ना, फिर नहीं होगा ना, ओपन माइंडेड रखना पड़ेगा थोड़ा, है ना, थोड़ा ओपन माइंडेड रखना पड़ेगा। ठीक, इधर देखो जरा। ठीक है, देखो मेरा काम है सवाल को पढ़ना, उसमें जो टर्मोलॉजी है उसको एक्सप्लेन करते जाना। ठीक है, फिर उसके हिसाब से जो आंसर आएगा उसके बारे में बात करना। देखो, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इम्पोर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट खासियत है ना, महत्वपूर्ण विशेषता का मतलब इंपॉर्टेंट खासियत है उसकी। ठीक है, क्या होना चाहिए उसमें? बहुत अभ्यास प्रश्न होने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पहला दूसरा क्लास में बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, है ना, जोड़ वाला चीज़ बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, 3-4 पेज 10 पेज रहना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी चीज़ की अधिकता कोई ज़रूरी नहीं होती, है ना, उसको आप उसकी अवधारणा को समझिए। जैसे जोड़ने का है 3 और 5, जोड़ा कैसे जाता है इसकी अवधारणाओं को समझ लीजिए, है ना, इसकी अवधारणाओं को समझ लीजिए कि जोड़ा कैसे, बहुत तायत मात्रा में दे दिया जाए उससे कुछ थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए, है ना, ये जरूरी नहीं है, वो रंग बिरंगे होनी चाहिए। ठीक है ना, वो रंग बिरंगे होने चाहिए, और रंग बिरंगे सरकारी बुक में ज़्यादा रंग बिरंगे की बात नहीं होती है ना, वो रंग बिरंगे से क्या ही साबित होगा। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, ये इसकी भी कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें बहुत सारी पहेलियाँ होनी चाहिए भैया। प्राथमिक स्तर पर पहला दूसरा क्लास में ज़्यादा, पहली तो 6-7 क्लास में हो तो बच्चे को समझदारी आती है, जब वो समझ पाते हैं चीज़ों को, बहुत सारी पहेलियों का मैथमेटिक्स में कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, उसमें अवधारणाओं का संदर्भगत परिचय होना चाहिए। देखो इसमें उसमें अवधारणाओं का संदर्भगत परिचय होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं परिचय होना चाहिए। मतलब ये कहा गया है कि अवधारणाओं का संदर्भगत परिचय, जैसे ये आपका 3 और 5 8 हो गया, जैसे 1 2 3 1 है। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, 2 1 3 3 1 4 ऐसे है। और देखो इसको जोड़ना, इकाई स्थान को इकाई स्थान के साथ, दाई स्थान को दाई स्थान के साथ। अब 3 है 5 है 2 है 8 है,
और इसको जोड़ना, ये हासिल वाला जोड़ है, ठीक है ना, हासिल वाला जोड़ है। तो 8 और 4 12 8 5 13 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अवधारणाओं का संदर्भिगत परिचय होना चाहिए। ये एक अंकीय का जोड़ है, एक अंक वाला का जोड़ है, ये 2 अंक वाले का जोड़ है, ठीक है। 2 अंक वाले में हासिल नहीं बचने वाले का जोड़ है, यहाँ पर हासिल बचने वाले का जोड़ है। जो संदर्भीकरण है, संदर्भीकरण है जहां पर जैसा है उसी हिसाब से उसका परिचय होना चाहिए। इधर ध्यान दो रे, गधा सब हंस रहा है, कहे अच्छा रात में कहीं गया होगा, ठीक है। आजकल तो कोई भी कहीं भी चला जाता है रात में, ठीक है। इधर ध्यान दो, ठीक है। देखो तो इसमें ये बात है पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए भैया, पहले जो है एक अंक वाला जोड़ सीख रहे हैं, है ना। तो पहले एक अंक वाला जोड़ सीख रहे थे, कैसे जोड़ना है एक अंक वाला, उसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट बता दिया, अवधारणा बता दिए, एक अंक को कैसे जोड़ना है। फिर 2 अंक को कैसे जोड़ना है, बिना हासिल वाले 2 अंक को कैसे जोड़ना है उसको एक साथ समझाया। फिर हासिल वाले को एक साथ कैसे जोड़ना है उसके साथ समझाया, 2 अंक वाला, फिर 3 अंक वाला, फिर 4 अंक वाला। तो उसमें अवधारणाओं का संदर्भगत परिचय देना है ना। इसमें जो है एक अंक वाले में क्या होता है, उसकी अवधारणा के एक साथ परिचय, 2 अंक वाले के साथ हासिल वाले, 2 अंक में हासिल वाले के साथ, बिना हासिल वाले के साथ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको जो है ये अवधारणाओं का संदर्भगत परिचय होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। जब भी आप यूं भी समझिए, जब भी आपको समझाता है, ऐसा थोड़ी करता है कि टीचर एक तो जोड़ आपको सिखाना शुरुआत किया, जब भी आप टीचर बनेगा ऐसा थोड़ी करेंगे कि एक तो जोड़ दे दिए बच्चे को सवाल, एक तो ऐसे एक अंक वाला दिए और फिर दूसरे बार में इतना खतरनाक दे दिया हासिल वाला कि बच्चा बना ही नहीं पाए। उस तरह से नहीं करते हैं ना, धीरे धीरे उसकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि अवधारणाओं का संदर्भगत परिचय होना चाहिए, है ना, अवधारणाओं का संदर्भगत परिचय होना चाहिए, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। कोई कंफ्यूजन आएगा कुछ चीजों में तो आप बोलिएगा, ठीक। इसमें तो हाँ जी, देखो ध्यान दीजिएगा, आंसर तो बगल में ही लिखा हुआ है तो क्या ही बोला जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मेरा काम है कि ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना। कक्षा कक्ष के अनुभव, गणित की संरचना और प्रतीकात्मक संकेत। बोले कि इधर ध्यान दो, अच्छा अब इधर ध्यान दीजिए, लाइन लेंथ पकड़ दो, ठीक है। वो आ जाएगा रिजल्ट अगले क्लास में, शायद रिजल्ट ही बना रहे थे ना, अगले क्लास में शॉप हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट देखो जी, रिजल्ट जो भी आएगा, ठीक है, आपको घर पे जाकर एनालिसिस करना है, एक बार विश्लेषण करना है कि हम गलत कहाँ की। कई ऐसे सवाल होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का होगा, देखे होंगे आप, देखिएगा कई ऐसे सवाल होगा जो आप जानते हैं फिर भी आप गलत बनाए, ठीक है। बाद में आपको रियलाइज हुआ यार ये तो जानते थे ये गलत बना, है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपने ऊपर एनालिसिस कीजिएगा। ये हर एक इंसान का अलग अलग होता है, ठीक है। और एक जगह पर गलती हुई होगी कि आप सही जानते हैं, सभी सही बनाए भी, लेकिन OMR सीट में गलत टिक किए, है ना। ऐसा क्यों होता है, वो जल्दीबाजी में होता है, आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता है। और जैसे यहाँ पर टीचर बोलते हैं कि भैया इस सवाल का जवाब क्या होगा, तो आप सवाल को सुने बिना आप जवाब दे देते हैं ना, तो जल्दीबाजी जो हड़बड़ाहट होती है उसमें ऐसा होता है। देखो कई बार मैं समझा दूं आपको, तो जैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, चलो ये तो पढ़ाना ही है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका हम आपको बता देते हैं। हमेशा आपको जो 8 से 10 नंबर ज़्यादा आएगा, है ना। देखो नहीं तो हमेशा हम जो स्ट्रेटेजी बताएंगे उससे हमेशा 8-10 नंबर ज़्यादा आएगा, ठीक है। नहीं तो आपका नॉलेज जो है वो नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं किस लिए बैठे हैं, कि ज्ञान हासिल करने थोड़ी बैठे हैं भैया। हम लोग ऐसा शॉर्टकट का रास्ता, ऐसा स्मार्ट रास्ता ढूंढने बैठे हैं जिसके जरिए से हम पास कर पाए, है ना। हम लोग इसलिए बैठे हैं, दूसरा क्या ही मकसद है। हम लोग साइंटिस्ट बनने थोड़ी बैठे हैं, ठीक है। वो बाद में देखी जाएगी, अभी तो ये जो सामने में उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो तरीका ये होता है कि आप जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, 3 राउंड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, 3 राउंड में, है ना। कभी भी ऐसा तरीका को अप्लाई नहीं करना है कि भैया हम एक लाइन से सवाल बनाएंगे, ये मूर्खों का तरीका है ना, पढ़े लिखे दिमाग वाले का ये तरीका नहीं है। कभी भी एक लाइन से सवाल बनाने की कोशिश नहीं करना। हम अपना तरीका नहीं बता रहे, जो एनालिसिस किया गया हर एक जगह पर अच्छे कोचिंग सेंटर में जहाँ पर बातें बताई जाती हैं, जो एनालिसिस करके बच्चे के सामने में आती हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले 1 से 150 तक जो क्वेश्चन रहता है ना, फर्स्ट राउंड में आपको सबसे पहले क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस को बनाना है जिसको दूर से ही देखने पर लग रहा है कि इसका आंसर ये आएगा। फर्स्ट राउंड में ऐसे सवाल को बनाना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का है, वो देखने के बाद ही अगर आपको लग रहा है कि ये इसका आंसर ये आएगा, वही सवाल पहले बनाना। वो सवाल देखते ही आपको पता पड़ जाता है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में जो है ना,
आपको ऐसे सवाल कम से कम 40 से 50 सवाल मिलेगा। पढ़े हैं भैया, मेहनत किए, 40 से 50 सवाल आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। 40-50 सवाल ऐसे बने, और 40-50 सवाल आप जो बना लोगे ना, आधा घंटे 20 से 25 मिनट, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 20 से 25 मिनट में बना लेंगे। भाई उसमें करना ही क्या है, खाली देखना और टिक मारना है, ठीक है ना, ठीक है। फर्स्ट राउंड का काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, 40 से 50 क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, दिमाग में एक कॉन्फिडेंस आएगा, यार 20 से 25 मिनट हुआ, 50 क्वेश्चन मार लिए, है ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा। वो इतना होगा, आप जो सोच रहे हैं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। यहाँ बैठे किस लिए हैं, इतना आप चप्पल घीस रहे हैं, है ना, इतना दूर से भूखे प्यासे बैठे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, तो उतना तो आएगा ही आएगा, है ना। चीज़ों को क्लासरूम में बढ़िया से समझे हैं, थोड़ा बहुत भी काम किए हैं, तो इतना होगा, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन जो है आप 20 से 25 मिनट में आराम से निपटा लोगे, ठीक है, निपटा लिए। और निपटने के बाद जैसे ही 40 से 50 क्वेश्चन एक बार में निपटे, उसके बाद एक साथ OMR शीट 40 से 50 को भरना है, ठीक है। और जो टिक जहां पर भी जो सवाल बन गया, जैसे ये बना लिए, ये बना लिए, ये समझिएगा, ये बना लिए, ये बना लिए, जिसको बना लिए हैं आप टिक मारते जाइएगा, है ना। जो वेरी इजी क्वेश्चन रहेगा, है ना, उसको टिक मारते जाइएगा। अब जैसे मान लिया जाए कि आप इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप समझिए, समझाने का देखो भाई, हम जो टेक्निक्स बता रहे हैं वो अपने फायदे के लिए नहीं बता रहा, आपके फायदे, इससे करोगे 8 से 10 नंबर हमेशा ज्यादा आएगा। आप भी अगर आप समझोगे तो आपको भी लगेगा हाँ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। होता क्या कि कई बार बच्चे जो एक तरफ से जो बनाने लगते हैं ना सवाल, एक सवाल में अगर अटक गया तो दोबारा उस सवाल को सोचते हैं कि यार ये होना चाहिए, क्या होगा, नहीं होगा, फला तर्क वितर्क करने लगते हैं। तो माइंड, दिमाग एक तरह का मशीन है, मशीन जैसे ही डिस्टर्ब होगा ना भाई, बाकी चीज़ों में वो गलती करवाने लगेगा। तो पहले माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, माइंड को पहले रिलैक्स रखना है, ठीक है। डिस्टर्ब पहले कर दोगे वो फिर बैड इफेक्ट देगा। डिस्टर्ब कब, आप देखो जरा, अगर आप एक रात आप सो ही मत, अगले दिन आप खूब मतलब इधर उधर करो, तो आपका दिमाग देखिएगा काम ही नहीं करेगा, है ना। तो वो जब माइंड डिस्टर्ब होता है, माइंड एक तरह का, दिमाग एक तरह का मशीन है, जब उसमें डिस्टर्बेंस होगा तब तक वो वर्क नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा, गलती करवाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है। फर्स्ट राउंड में जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यार एक समझिएगा कैसे बनाएंगे, 3 राउंड में क्वेश्चन को बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यार ये तो पल्ले ही नहीं पड़ा, कट से उसी जगह कट कर देना है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना। दूसरा नंबर सवाल, अरे ये तो लगता है कि मतलब थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, ठीक है, लगता है कि बन जाएगा लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं पड़ रहा है, खट से मारेंगे इसे, ठीक है। तीसरा, अरे ये तो आंसर है 3 का ही, है ना, ऐसे मारे, ठीक है। 5वां नंबर, ठीक है ना, ये तो पता है कि इसका आंसर ये। 6वां नंबर लग रहा है कि भैया बन जाएगा लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे मार लेंगे, है ना। ये 7 नंबर पल्ले नहीं पड़ा, ऐसे क्रॉस। इस तरह से आपको एक फर्स्ट राउंड में 150 क्वेश्चन तक जाना है, और 150 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे आप OMR शीट को भरोगे, है ना। 150 क्वेश्चन में जो बनाया है, जितना नंबर का बनाया आप भर दीजिएगा, ठीक। अब दूसरे राउंड में पूरा एक बार क्वेश्चंस को आप रीड आउट कर लिए, और 20 से 25 मिनट में, 20 to 25 मिनट्स में आपने जो है 40 से 50 क्वेश्चन बना लिया। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भैया 40-50 आधा तो बन गया, है ना, आधा बन गया भैया, 20 से 25 मिनट में आधा बन, ये कॉन्फिडेंस आएगा। और अंदर से जब कॉन्फिडेंस आता है, अंदर से जब खुशी होती है ना, दिमाग ज्यादा चलता है, ठीक है। आप देखते हैं जब टेंशन हो जाती है तो फिर आप कुछ भी बक देते हो ना, झगड़ा जब होती है ना, दिमाग जब शांति रहता है यार फिर पता पड़ता है कि हमने गलत कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है, जब एक बार में 20 से 25 मिनट में 40-50 क्वेश्चन बन जाएगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका दिमाग का एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा, सोचने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक बार 1 से 50 तक जो वेरी इजी क्वेश्चन जिस भी सब्जेक्ट का है फर्स्ट राउंड में कंप्लीट कर लीजिएगा, ये बेस्ट तरीका है। कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, और आपको OMR शीट को भर देना है, ठीक। OMR शीट को भरने का तरीका तो मालूम ही होगा, और नहीं मालूम है हाँ तो गोल गोल भर देना है, ठीक है ना। आप तो बनाई है, ठीक है ना, ABCD, ठीक है। बता देता हूँ भाई, बताना भी जरूरी है, ठीक है, कई लोग को मालूम नहीं रहता है, ठीक है। मान लिया जाए ये दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर ऐसे पहला दूसरा लिखा रहता है, ABC ऊपर में लिखा रहता है, उसके नीचे रहता है ना। तो भरने का तरीका ये है भैया, मान लिया जाए कोई भी सवाल है, इसका आंसर A आएगा, बन गया, ऐसे हो गया, ठीक, खत्म, ठीक है, कहानी खत्म होगी। 75% भर जाना चाहिए, ठीक, ये बिल्कुल सही है। थोड़ा बहुत भी नहीं रंगा है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि यार इसको भी रंगा ही देते हैं, ऐसे करने के चक्कर में 3-4 मिनट ज़्यादा चला जाता है, ठीक है, ठीक है, एक साथ रंग गया, ठीक है ना। और कोशिश तो यही करना कि जिस पेन का इस्तेमाल आप यहाँ पर करते हैं तो फाइनल एग्जाम में भी यही पेन लेकर जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं भैया मोटा लिखने वाला अलग पेन ले लेते हैं, फिर वो मोटा गड़बड़ करवा देगा, ठीक है, फिर उस हिसाब से उस एक्यूरेसी के साथ आप नहीं भर पाओगे। ऐसे भर देना, ठीक है ना, कोई भी को भरोगे ना ऐसे भर देना, ठीक। ये गलत नहीं होता, बाहर भी निकल गया गलत नहीं होता, ज्यादा बाहर निकल गया गलत नहीं होता, गलत कब होता है जब इधर ठेक जाए, है ना, दूसरे को टच कर जाएगा तब गलत होता है। कोई भी चीज भरे हैं ऐसे आधा भर दिया ना, फिर ये
आपका रीड आउट क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, आंसर रीड आउट नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार में भर देना है। दूसरे राउंड में आएंगे जब, एक बार में पूरा का पूरा सवाल भर दिए, दूसरे राउंड में आपको जो जैसे ही आओगे तो आपको एक रोड में क्लियर हो गया होगा भैया यहाँ पर इस चैप्टर का सवाल या इस सेक्शन का सवाल जो है, उर्दू का सवाल जो है ज़्यादा आसान लग रहा है, वहाँ पर ये फंसे हैं, तो उर्दू हम पहले बना लेते हैं। इसके बाद आपको जो भी चैप्टर फर्स्ट राउंड में मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड में वेरी इजी क्वेश्चन को कर लेना, सेकंड राउंड में वैसे सवाल को करना है, सेकंड सवाल में वैसे सवाल को करना है जिसमें आप गोल घेरा लगाएं, है ना, जिसमें घेरा लगाएं, और गोल घेरा में से भी जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको पहले बनाना है, ठीक है, उसको पहले बनाना है। खासतौर पर जैसे उर्दू है, हिंदी है, इन सबको पहले बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। समझ रहे बात को, घेरा वाले सवाल को, ठीक है। घेरा वाले सवाल को सबसे लास्ट में मैथ्स के सवाल को बनाओगे। मैथमेटिक्स का टीचर होते हुए बोल रहे हैं कि मैथ का सवाल सबसे लास्ट में बनाओगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का फंडा बड़ा खतरनाक है, अगर किसी सवाल में फंसा दिया तो आपको 5 मिनट लेकर डूब जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसके सवाल को सबसे लास्ट में बनाओगे, ठीक है। तो मतलब घेरा वाला जो भी सवाल है ना, मैथमेटिक्स में पेडागोजी वाला सेक्शन है, जो दिख रहा है कि भैया इसका आंसर ये होगा, तो खट से मार देंगे। थोड़ा बहुत भी सवाल जानते हैं, थोड़ा बहुत जोड़ घटाव वाला कम है, बाद में बनाना है, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट को बनाने के बाद। तो सेकंड राउंड में घेरा वाले सवाल को बनाओगे, ठीक है ना। तो आप देखोगे, आप 2 घंटा 30 मिनट का जो एग्जाम है, ठीक है, घेरा वाले सवाल को बनाते बनाते जो है आपका कम से कम जो है ना डेढ़ घंटा, मतलब 1.5 घंटा हो जाएगा, है ना, 1 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। घेरा वाले सवाल को बनाते 1 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। तब तक जो है आप जो है लगभग आप 80 से 90 क्वेश्चन तक पहुंच चुके होंगे, है ना, 80 से 90 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, है ना, 80 से 90 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। घेरा वाले सवाल को बनाते बनाते 80 से 90 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, और एक बार घेरा वाले सवाल को बना लिया उसके बाद रंग देना है, ठीक है, उसके बाद रंग देना है, ठीक है। सबसे लास्ट में आपको देखना है, सबसे लास्ट में देखना है कि क्रॉस वाला सवाल या घेरा वाला सवाल जिसके ऊपर दिमाग लगाई जा सकते हैं, वैसे सवाल को सबसे लास्ट में देखना है। हम जो बात बोल रहे हैं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन में टिक लगाना जरूरी है, क्योंकि एक से एक, हाँ बोलो भाई। हाँ, पहले क्वेश्चन में, पहले राउंड में वेरी इजी क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन में टिक लगाते जाएंगे, कंप्लीट हुआ उसके बाद ओएमआर शीट भरेंगे। सर अब इनका सवाल हुआ कि सर ओएमआर शीट में भरेंगे कि क्वेश्चन में टिक लगाएंगे? पहले क्वेश्चन में टिक लगाना है फर्स्ट राउंड में, ठीक है, और पूरा टिक लगा लेंगे, उसके बाद ओएमआर शीट में भरेंगे। इसका रीजन क्या है मैं समझाता हूं आपको। मान लिया जाए फर्स्ट राउंड, कोई भी राउंड में 50 सवाल को बनाए, समझिएगा, 50 सवाल को बनाए, 50 सवाल को बनाने में आप 50 बार उस ओएमआर शीट को, अरे गदा सब इधर सुनो, फितरतन आप लोग गप करना, इधर समझो भाई, है ना, नहीं तो नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा, नंबर अपने जगह पर, नॉलेज अपने जगह पर, कोई काम का नहीं होगा, फिर क्या ही फायदा है पढ़ने से। इधर ध्यान दो थोड़ा सा। मेरा कहने का मतलब है, एक बार फर्स्ट राउंड में काम कंप्लीट किए, सारे क्वेश्चन में टिक आउट किए, ठीक है, फर्स्ट राउंड का काम कंप्लीट, वेरी इजी क्वेश्चन को बनाने के बाद, टिक आउट करने के बाद कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो भी आएगा, टिक आउट करने के बाद फिर एक साथ बनाए, एक साथ भरेंगे गोला। फर्स्ट राउंड का काम कंप्लीट होगा, एक साथ गोला भरेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर एक बार आप उठाओगे, 1 नंबर का आंसर बी आया, ऐसे उठाया और फिर सामने में रखा, फिर घेरा मारा, अगर 50 सवाल को आप हल कर रहे हैं तो 50 बार उठाओगे? नहीं उठाओगे भाई, नहीं उठेगा। 50 बार को रखोगे और उठाओगे, तो 50 बार अगर रखोगे उठाओगे भैया, तो कम से कम 5-7 सेकंड तो उठाने और रखने में तो लगता ही होगा, नहीं लगेगा? कम से कम आपका 4 से 5 मिनट बर्बाद होगा उठाने और रखने में, 4 से 5 मिनट आप मान के चलिए। आप सामने में लिया, ऐसा थोड़ी है सामने में लिए फिर निशाना साधेंगे क्या, अच्छा यही तो घेरना है, सामने में लाते, मतलब कम से कम 4 से 5 मिनट 50 सवाल को बनाने में, अगर आप बारी बारी से बनाते हैं तो 4 से 5 मिनट लगेगा जी, 4 से 5 मिनट ले लेंगे आप देख लीजिए, आप एग्जाम देते ही हैं, आपको भी मालूम होगा, है ना, कि ये लग जाता है, ठीक है। तो एक साथ भरना है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि कई बार होता है क्या कि बार बार इधर से उधर करने में उसमें मार्किंग आ जाती है, चिन्ह आ जाएगा ओएमआर शीट में, और ओएमआर शीट में चिन्ह आ जाते हैं भैया, किसी भी सर्कल पर ऐसे चल गया तो भैया वो आप समझिए कि आपका फिर वो तो इनवैलिड हो जाएगा, है ना, वो चले गया, ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा। आप कोई भी आंसर ये मारे हैं और इधर से उधर करने के चक्कर में ऐसे लाइन आ गया तो भैया ये तो इनवैलिड हो गया ना आंसर आपका, और आगे गया तो आगे भी इनवैलिड हो गया। संजोग बस उसका जो इधर देखे होंगे बाएं तरफ में एक ब्लैक कलर का पट्टी रहता है, ठीक है, देखे कोई एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे, और टॉपिक सर पता नहीं पट्टी देते हैं कि नहीं, ठीक है ना खैर उसमें पट्टी रहता है। ये ध्यान रखिएगा कि पट्टी में कभी मार्किंग नहीं आना चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी मार्किंग आएगा ना तो आपका रीड आउट ही नहीं होगा, कंप्यूटर लोड ही नहीं लेगा, और लोड नहीं लेगा तो आपको 0 नंबर आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, 0 नंबर आएंगे।
तो ये बात ध्यान रखोगे, मार्किंग नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। तो जब भी बनाओगे भैया एक साथ बनाओगे, है ना, मेरा कहने का मतलब एक साथ बनाओगे। अच्छा, वेरी इजी क्वेश्चन को बना लिए, फिर उसके बाद सर्किल वाले सवाल को बनाएंगे, फिर गोला भरेंगे, फिर उसके बाद जो है लास्ट में जब बचेगा 15-20 मिनट जब बचेगा तब एक तो बनाएंगे एक तो भरेंगे। उस टाइम तो जो भी कमी सवाल रहेगा 10-15 सवाल जो भी रहेगा उस हिसाब से हम लोग देख लेंगे, ठीक है।